नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। क्विक रिवीजन सीरीज के आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे धर्मवीर भारती की रचना काले मेघा पानी दे। यह पाठ धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है जो सीबीएसई पाठ्यक्रम में कक्षा 12वीं के आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत आरोह भाग 2 में पढ़ने के लिए प्रस्तावित है। यद्यपि यह पाठ बहुत ही छोटा और सरल है, किंतु परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ का प्रश्न उत्तर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं तथा वीडियोस को लाइक और शेयर करना न भूलें। वीडियो के संबंध में अपनी राय या समस्याओं को भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो आइए आज पढ़ते हैं काले मेघा पानी दे इस पाठ का प्रश्न उत्तर को। पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती है? इस प्रश्न में दो प्रश्न शामिल हैं। एक तो मेढक मंडली क्यों नाम दिया गया और दूसरा इंद्र सेना ये बच्चे अपने आप को क्यों कहते हैं। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। आप कोशिश करें छोटे छोटे 2 पैराग्राफ में इसका उत्तर देने के लिए। इसका सही उत्तर होगा, लोग जब इन लड़कों की टोली को कीचड़ में धंसा देखते, उनके नंगे शरीर को, उनके शोर शराबे को तथा उनके कारण गली में होने वाली कीचड़ या गंदगी को देखते, तो वे इन्हें मेढक मंडली कहते। लेकिन बच्चों की यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहती थी, क्योंकि ये इंद्र देवता को खुश करने के लिए लोगों के घर से पानी मांगते थे और नहाते थे। उनका ऐसा मानना था कि ऐसा करने से इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और वर्षा करेंगे, इसलिए यह इंद्र सेना थी। दूसरा प्रश्न है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से सुने। इसका सही उत्तर है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने के समर्थन में कई तर्क दिए जो निम्नलिखित हैं। पहला, किसी से कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। इंद्र को पानी अर्घ्य चढ़ाने से ही वे वर्षा के जरिए पानी देंगे। दूसरा, त्याग भावना से दिया गया दान ही फलीभूत होता है। जो वस्तु हमारे पास खूब भरी है, उसमें से कुछ देना सच्चा त्याग नहीं है। जिसकी हमें खुद बहुत जरूरत है और हमारे पास कम है, उसके दान से ही फल मिलता है। पानी की भी यही स्थिति है। तीसरा, जिस तरह किसान अपनी तरफ से 5-6 सेर अच्छे गेहूं खेतों में बोता है ताकि उसे 30-40 मन गेहूं मिल सके, उसी तरह पानी की बुआई से बादलों की अच्छी फसल होती है और खूब वर्षा होती है। तीसरा प्रश्न है, पानी दे गुड़धानी दे। मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? इस प्रश्न के उत्तर में आपको पहले ये समझना है कि गुड़धानी कहते किसे हैं और बच्चे पानी के साथ गुड़धानी क्यों मांग रहे हैं। तो यहाँ उत्तर देखिए, गुड़धानी शब्द वैसे तो अर्थ होता है गुड़ और चने से बना लड्डू, लेकिन यहाँ गुड़धानी अनाज का प्रतीक है। बच्चे पानी की मांग तो करते ही हैं, लेकिन वे इंद्र से यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमें खूब अनाज भी देना। ग्रामीण समाज कृषि प्रधान समाज होता है और किसानों के लिए अन्न ही प्रमुख संपत्ति है। केवल पानी देने से समाज का कल्याण नहीं होगा, खाने के लिए अन्न भी चाहिए, इसीलिए बच्चे गुड़धानी की भी मांग रखते हैं। चौथा प्रश्न है, गगरी फूटी बैल पियासा। इस पंक्ति से लेखक का क्या आशय है? इसी प्रश्न को दूसरे तरह से भी पूछा गया है और या पूछा जा सकता है, गगरी फूटी बैल पियासा कथन के पीछे छिपी वेदना को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये समझना है कि इस पंक्ति का भाव क्या है, गगरी किस बात का प्रतीक है और प्यासा किस बात का प्रतीक है, और एक ग्रामीण जीवन में इन दोनों प्रतीकों के मायने क्या हैं, और ये दोनों प्रतीकों के माध्यम से लेखक ने क्या दर्द व्यक्त किया है इस पाठ में, खासकर ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए किसानों के संबंध में क्या दर्द व्यक्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर देखिए,
इंदर सेना गाती है, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा। इस पंक्ति में गगरी जहां पानी का प्रतीक है, वहीं बैल ग्रामीण जीवन में कृषि का अभिन्न हिस्सा है। कृषि कार्य उसी पर आधारित है। पानी कृषि के लिए जितना आवश्यक है, उतना ही किसान और उसके बैलों के लिए भी। इस पंक्ति में एक गहरी वेदना छिपी है कि पानी के अभाव में न तो बैल रहेंगे, न कृषि, और इन दोनों के बिना किसान का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। 5वां प्रश्न है, इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? वास्तव में देखा जाए तो इसमें 2 प्रश्न शामिल हैं, लेकिन जो दूसरा प्रश्न है वो अपने आप में पहले प्रश्न का एक तरह से उत्तर है। तो आप चाहें तो प्रश्न में से ही उत्तर निकाल करके और अच्छी तरह से उसको एलेबोरेट करके लिख सकते हैं। जैसे इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? वास्तव में गंगा मैया की जय इसलिए बोला जाता है क्योंकि नदियां हमारे भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में बड़ा ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, और 2 नजरिए से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक तो नदियों से खेती होती है, उनके जल से ही सिंचाई होती है, नदियों के जल पर ही हमारी खेती बाड़ी निर्भर है। दूसरा, धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से नदियों का बड़ा महत्व है, वो पवित्र मानी जाती हैं, पापनाशिनी और कल्याण कारक मानी जाती हैं। तो इन दोनों पक्षों को आप शामिल करेंगे तो आपका एक संतुलित उत्तर तैयार होगा। तो आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। गंगा माता के समान पवित्र और कल्याण करने वाली है, इसलिए बच्चे सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं। भारत कृषि प्रधान समाज रहा है और कृषि नदियों के जल पर आश्रित है, इसीलिए भारतीय संस्कृति में नदी को मां की तरह पूज्य बताया गया है। इसके अतिरिक्त भारत में नदियों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। सभी नदियां हमारी माताएं हैं, ये हमारी जीवन की आधार हैं, इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गंगा इन सभी नदियों में सबसे प्रमुख, पवित्र और कल्याण कारक है, इसीलिए बच्चे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो पाठ में दिए गए प्रश्न अभ्यास हैं, उनके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी ध्यान से देखते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इस पाठ से संबंधित हैं और सरल भी हैं। 6वां प्रश्न है, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बंट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। थोड़ा लंबा प्रश्न है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, वास्तव में ये भी पाठ से ही दिया हुआ प्रश्न है। तो ये प्रश्न यद्यपि कम पूछा गया है परीक्षाओं में, लेकिन फिर भी इस प्रश्न को आपको समझना है। 2-3 टुकड़े में इस प्रश्न को कर लीजिए। पहले तो एक कथन कह रहा है लेखक कि रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बंट जाना विश्वास के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम रिश्तों की भावना में खो जाते हैं तो जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि का काम है सत्य की खोज करना, तर्क करना। तो जो हमारी बुद्धि है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, यानी जैसे जैसे हमारे ऊपर रिश्तों की भावना हावी होती है तो हमारी तर्क शक्ति या बुद्धि शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। इस बात को स्पष्ट करना है जीजी के प्रति लेखक के मन में जो भावना पैदा होती है उसके आधार पर। तो आपने पाठ में जैसा कि देखा कि लेखक बहुत ही तर्कशील है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला है। इसके बावजूद जब जीजी अपने तर्क देती हैं पानी इंदर सेना के ऊपर पानी फेंकने के पक्ष में, 2 तर्क देती हैं। एक तो किसान के द्वारा गेहूं खेत में बो करके अधिक अनाज पैदा करने का, और दूसरा ये कहती हैं कि जब हम दूसरे को देंगे तभी जाकर के हमें मिलेगा। तो ये जो जीजी के तर्क हैं ये बहुत अधिक वैज्ञानिक तर्क नहीं है, फिर भी लेखक इन तर्कों से काफी प्रभावित होता है और अपने आप को परास्त अनुभव करता है। लेकिन वास्तव में इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि लेखक की भावना जो है जीजी के साथ बड़ी गहराई से जुड़ी हुई है।
तो यही भावना जो है उसको भावुक कर देती है जीजी के तर्कों के प्रति, जिसके कारण उसकी अपनी बुद्धि और अपने तर्क परास्त अनुभव करते हैं। तो इन्हीं बातों को समेट करके आपको अच्छी तरह से अपने आंसर में लिखना है। उत्तर देखिए, यह कथन पूर्णतः सत्य है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बंट जाती है। ऐसे में विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति कमजोर हो जाती है। इस पाठ में जीजी लेखक को बेपनाह स्नेह करती हैं। वे अनेक तरह की धार्मिक क्रियाएं, पूजा अनुष्ठान लेखक से करवाती थीं, जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानता था। यद्यपि लेखक इंद्रसेना पर पानी फेंकने से मना कर देता है, पर जब जीजी अपने तर्क देती हैं तो लेखक उन तर्कों को काट नहीं पाता, क्योंकि उन तर्कों के पीछे भावनात्मक लगाव था। भावना में जीवन के अनेक सत्य छिप जाते हैं। भावना में तर्क का स्थान नहीं होता, वहां विश्वास ही प्रमुख होता है। विश्वास खंडित होने पर रिश्ते समाप्त हो जाते हैं तथा समाज का ढांचा बिखर जाता है। इसीलिए लेखक तर्कशील होते हुए भी जीजी के तर्कों से परास्त हो जाता है। अब जो है पाठ के दिए गए प्रश्नों के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस पाठ से पूछे जा सकते हैं, उन पर विचार करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, काले मेघा पानी दे संस्मरण के लेखक ने लोक प्रचलित विश्वासों को अंधविश्वास कहकर उनके निराकरण पर बल दिया है। इस कथन की विवेचना कीजिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले शुरू में लेखक जो है इंद्रसेना पर पानी फेंकने का विरोध करता है, क्योंकि ऐसी लोक प्रचलित मान्यता में उसका कोई ऐसी लोक प्रचलित मान्यता को वह तर्कयुक्त या वैज्ञानिक नहीं मानता है, इसलिए इसका विरोध करता है। तो इस तरह से इस लोक प्रचलित मान्यता को अंधविश्वास कह करके इससे बचने का जो प्रयास दिखाया है पाठ में, इस कथन की विवेचना करनी है, यानी स्पष्ट करना, इसका समर्थन आपको करना है। उत्तर है, लेखक ने इस संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वासों को अंधविश्वास कहा है। पाठ में इंद्रसेना के कार्य को वह पाखंड मानता है। आम व्यक्ति इंद्रसेना के कार्य को अपने अपने तर्कों से सही मानता है, परंतु लेखक इन्हें गलत मानता है। इंद्रसेना पर पानी फेंकना पानी की क्षति है, जबकि गर्मी के मौसम में पानी की भारी कमी होती है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण देश का बौद्धिक विकास अवरुद्ध होता है। एक बार इन्हीं अंधविश्वास की वजह से देश को एक बार गुलामी का दंश भी झेलना पड़ा है। अगला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे पाठ की इंद्रसेना युवाओं को रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दे सकती है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। वास्तव में इस पूरे पाठ में काले मेघा पानी दे, इस पाठ में एक तरफ तर्क और विज्ञान है, दूसरी तरफ लोक प्रचलित मान्यता और आस्था या विश्वास है। इन दोनों के द्वंद्व, दोनों पक्षों के द्वंद्व को दिखाया गया इस पाठ में। तो यद्यपि लेखक जो है आरंभ में इंद्रसेना के द्वारा वर्षा कराने की जो प्रक्रिया, जो तरीका अपनाया जाता है, उससे वह सहमत नहीं होता है, उसका विरोध करता है, लेकिन फिर भी अंततः इंद्रसेना जो समूह बना करके एक समस्या का सामना करने के लिए जो कार्य करती है, उसमें एक कहीं न कहीं रचनात्मकता दिखाई देती है। आपको उस रचनात्मकता को पकड़ना है और ये इस उत्तर में बताना है कि क्या वर्तमान समाज की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से जूझने के लिए आज के युवा भी कुछ इस तरह से संगठन बना करके कोई रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दे सकते हैं। ये आपको तर्क सहित उत्तर देना है। तो आपको इसका समर्थन करना है, क्योंकि कहीं भी युवा अगर इकट्ठा होकर के कोई कार्य करते हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से एक आशा की किरण समाज में दिखाई देती है। तो इन बातों को समेटना है आपको और इसका समर्थन करना है। उत्तर है, इंद्रसेना आज के युवाओं को रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दे सकती है। इंद्रसेना सामूहिक प्रयास से इंद्र देवता को प्रसन्न करके वर्षा कराने के लिए कोशिश करती है। यदि युवा वर्ग के लोग आज समाज की बुराइयों, कमियों के खिलाफ सामूहिक प्रयास करें तो देश का स्वरूप अलग ही होगा। वे शोषण को समाप्त कर सकते हैं, जैसे दहेज का विरोध करना,
भ्रष्टाचार का विरोध करना, नशाखोरी के खिलाफ आवाज उठाना आदि कार्य सामूहिक प्रयासों से किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिन दिन गहराते पानी के संकट से निपटने के लिए क्या आज का युवा वर्ग काले मेघा पानी दे की इंदर सेना की तर्ज पर कोई सामूहिक आंदोलन प्रारंभ कर सकता है? अपने विचार लिखिए। इस तरह के प्रश्न जिसमें आपके अपने विचार, अपनी राय पूछी जाए, वो वास्तव में मूल्य आधारित प्रश्न कहलाते हैं, वैल्यू आधारित प्रश्न कहलाते हैं। तो इसमें आपको तर्क सहित अपने उत्तर देने पड़ते हैं। तो पाठ में यद्यपि जो किशोरों की जो इंदर सेना है वह अवैज्ञानिक तरीके से या अतर्कसम्मत तरीके से वर्षा कराने के लिए प्रयास करता है, लेकिन आपको ये बताना है कि आज जो पानी का संकट दिन दिन हमारे समाज में गहरा रहा है, इसको लेकर क्या आज का युवा कुछ तर्कसम्मत या वैज्ञानिक तरीके से कोई नजरिया रख सकता है या कोई आंदोलन चला सकता है? इस पर आपके विचार लिखने, तो आपको इसका समर्थन करते हुए एक तर्क रखना है, एक खाका रखना है कि कैसे इस समस्या से निपटने के लिए आज का युवा कोशिश कर सकता है, प्रयास कर सकता है। तो इसका सही उत्तर है, आज के समय पानी के गहरे संकट से निपटने के लिए युवा वर्ग सामूहिक आंदोलन कर सकता है। युवा वर्ग शहर व गांव में पानी की फिजूल खर्ची को रोकने के लिए प्रचार आंदोलन कर सकता है। गांव में तालाब खुदवा सकता है ताकि वर्षा के जल का संरक्षण किया जा सके। युवा वृक्षारोपण अभियान चला सकता है ताकि वर्षा अधिक हो तथा पानी भी संरक्षित रह सके। वह घर घर में पानी के सही उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक कर सकता है। 10वां प्रश्न है, ग्रीष्म में कम पानी वाले दिनों में गांव-गांव में डोलती मेढक मंडली पर एक बाल्टी पानी उड़ेलना जीजी के विचार से पानी का बीज बोना है, कैसे? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पाठ से लिया गया है। पानी यद्यपि मेढक मंडली पर जो गांव वाले पानी फेंकते हैं वह लेखक के नजरिए से सही नहीं है, तर्कसम्मत और वैज्ञानिक नहीं है, फिर भी जीजी इसका समर्थन करती हैं और वो मानती हैं कि यह एक तरह से पानी का बीज बोना है। तो इसके पक्ष में वो क्या तर्क देती हैं, आपको उनके तर्कों को लिखना है इस प्रश्न में। उत्तर यह है, जीजी का मानना है कि गर्मी के दिनों में मेढक मंडली पर एक बाल्टी पानी उड़ेलना पानी का बीज बोना है। वे कहती हैं कि जब हम किसी को कुछ देंगे तभी तो अधिक लेने के हकदार बनेंगे। जैसे किसान पहले कुछ सेर अच्छा गेहूं खेत में बोता है, तब बाद में वह कई मन गेहूं काट पाता है, वैसे ही इंद्र देवता को पानी नहीं देंगे तो वह हमें क्यों पानी देंगे। ऋषि मुनियों ने भी त्याग व दान की महिमा गाई है। पानी के बीज बोने से काले मेघों की फसल होगी, जिससे गांव शहर खेत खलिहानों को खूब पानी मिलेगा। एक और प्रश्न है, जीजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। चूंकि इस प्रश्न में, इस पाठ में लेखक के साथ लेखक की जीजी ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और लेखक पूरे पाठ में जीजी से बहुत ही प्रभावित है और पाठ का अंत भी जीजी के द्वारा दिए गए जीवन मूल्यों के साथ ही समापन करता है। तो जीजी का व्यक्तित्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ में इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीजी के व्यक्तित्व पर आप प्रकाश डालिए। तो उनके व्यक्तित्व की आपको कम से कम 2-3 विशेषताएं लिखनी है। आप पॉइंट वाइज उनकी विशेषताओं को हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं। इसका सही उत्तर देखिए, लेखक ने जीजी के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। क, स्नेहशील। जीजी लेखक को अपने बच्चे से भी अधिक प्यार करती हैं। वे सारे अनुष्ठान कर्मकांड लेखक से करवाती हैं ताकि उसे पुण्य मिले। दूसरी विशेषता है आस्थावती। जीजी बहुत ही आस्थावती नारी हैं। वे परंपराओं, विधियों, अनुष्ठानों में विश्वास रखती हैं तथा श्रद्धा से उन्हें पूरा करती हैं। तीसरी विशेषता है तर्कशीला।
जीजी तर्कशिला भी हैं, वो अपनी बात के समर्थन में तर्क देती हैं, उनके तर्कों के सामने आम व्यक्ति परास्त हो जाता है। इंद्र सेना पर पानी फेंकने के पक्ष में जो तर्क वे देती हैं उनका कोई सानी नहीं, लेखक भी उनके समक्ष स्वयं कमजोर मानता है। 12वां प्रश्न, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह पाठ के आरंभ में भी वाक्य प्रयोग में आया है और पाठ के अंत में भी। पाठ के आरंभ में जहां यह वाक्य बचपन के संस्मरण या बचपन की घटना से जुड़ता है, वहीं पाठ के अंत में यह जो पाठ है वह वर्तमान सामाजिक यथार्थ से जुड़ता है। तो दोनों ही संदर्भों में आपको इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट करना है। गगरी फूटी बैल प्यासा का भाव या प्रतीकार्थ देश के संदर्भ में समझाइए। आपको देश के संदर्भ में जब इसको समझाना है तो इसका मतलब है कि वर्तमान में देश की जो दशा है उसके संदर्भ में गगरी फूटी बैल प्यासा का क्या अर्थ है, क्या आशय है। आपको याद होगा कि पाठ के अंत में लेखक कहता है कि आज मांगे बड़ी बड़ी हैं, लेकिन कर्तव्यों के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और यही कारण है कि पानी झमाझम बरस रहा है, फिर भी गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे की प्यासे रह जाते हैं। तो यहाँ जो पाठ के अंतिम अनुच्छेद में जो गगरी फूटने और बैल प्यासे रह जाने का जो प्रतीकार्थ है, उस पर आपको ज्यादा बल देना है। इसका उत्तर है गगरी फूटी बैल प्यासा। एक ओर जहां सूखे की ओर बढ़ते समाज का सजीव एवं मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करता है, वहीं यह देश की वर्तमान हालत का भी चित्रण करता है। यहाँ गांव तथा आम लोगों के कल्याण के लिए भेजी गई अरबों खरबों की राशि न जाने कहां गुम हो जाती है। भ्रष्टाचार का दानव इस समूची राशि को निगल जाता है और आम आदमी की स्थिति वैसे की वैसी ही रह जाती है, अर्थात उसकी आवश्यकता रूपी प्यास कभी नहीं बुझ पाती। काले मेघा पानी दे संस्मरण विज्ञान के सत्य पर भावना की विजय का चित्र प्रस्तुत करता है। स्पष्ट कीजिए। इस पाठ में इस प्रश्न में पाठ के पूरे निचोड़ को एक तरह से रखा गया है। पाठ में जैसा कि आपने देखा कि पहले तो लेखक किस तरह से मेढक मंडली के द्वारा पानी जुटाए जाने के प्रयास को अतर्क सम्मत या अविज्ञान सम्मत बताया गया है, लेकिन बाद में जब जीजी प्रभावशाली ढंग से या भावनात्मक तरीके से अपना तर्क रखती हैं, तो लेखक उन तर्कों से प्रभावित होता है। मन ही मन, भले ही उसको प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं करता है, लेकिन मन ही मन उससे प्रभावित होता है, और उनके द्वारा सिखाए गए जो जीवन मूल्य हैं, उनके द्वारा दिया गया जो संदेश है, उस संदेश को 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी लेखक आज के युग में अधिक प्रासंगिक महसूस करता है। तो इस तरह से कहीं न कहीं लेखक जो है जीजी के तर्कों से काफी प्रभावित है, यद्यपि उनके तर्क जो है वो विज्ञान सम्मत नहीं है, भावनाओं पर आधारित हैं। तो इससे कहा जा सकता है कि पाठ में भावना की जीत दिखाई गई है तर्क के ऊपर। तो यही आपको दिखाना है कि कैसे जो है तर्क के ऊपर जो है भावना की विजय इस पाठ में दिखाई गई है। उत्तर देखिए, काले मेघा पानी दे संस्मरण में वर्षा न होना, सूखा पड़ना आदि के विषय में विज्ञान के अपने तर्क हैं। लेखक इन समस्याओं के विज्ञान सम्मत कारणों और समाधान से परिचित है। यही कारण है कि लोक प्रचलित विश्वास के कारण इस समस्या का जो समाधान इंद्र सेना द्वारा अपनाया जाता है, लेखक उससे सहमत नहीं है। इसके बावजूद जीजी जब लोक प्रचलित विश्वास के पक्ष में अपने भावनात्मक विचारों को रखती हैं, तो लेखक उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। इस प्रकार इस पाठ में सत्य पर लोक प्रचलित विश्वास और सहज प्रेम की जीत हुई है। एक और प्रश्न है, धर्मवीर भारती मेढक मंडली पर पानी डालना क्यों व्यर्थ मानते हैं? तो ये भी पाठ में पहले ही स्पष्ट किया है कि धर्मवीर भारती जो है वैज्ञानिक सोच के थे और वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे।
आर्य समाज ऐसे कार्यों को अंधविश्वास मानता है, इसलिए लेखक भी अंधविश्वास मानता है इन चीजों को और उस ऐसे अंधविश्वासों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है। इसीलिए पानी डालना जो है वो व्यर्थ मानता है और उसके अपने तर्क हैं इसके पक्ष में। तो उस तर्क को लिखना है जो एक जबरदस्त तर्क है, उसको आप प्रभावशाली ढंग से अपने आंसर में ऐड करना है। देखिए तर्क क्या है। लेखक धर्मवीर भारती मेढक मंडली पर पानी डालना इसलिए व्यर्थ मानते हैं क्योंकि चारों ओर पानी की घोर कमी थी। लोग पीने के लिए बड़ी कठिनाई से बाल्टी भर पानी इकट्ठा करके रखे हुए थे, जिसे वे इस मेढक मंडली पर फेंक कर पानी की घोर बर्बादी करते हैं। इससे देश की क्षति होती है। वह पानी को यूं फेंकना अंधविश्वास के सिवाय कुछ नहीं मानते। उनका मानना है कि अगर यह इंद्र सेना इंद्र से पानी दिला सकती है तो खुद क्यों नहीं उनसे पानी मांग लेती। और एक प्रश्न है, मेढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक और जीजी के विचारों में क्या भिन्नता थी। इसके पहले दो प्रश्नों में आपने अलग अलग देख लिया कि जीजी ने मेढक मंडली पर पानी डालने की जो लोक परंपरा है उसको किस तरह सही ठहराया, उसके पक्ष में क्या तर्क दिए, और मेढक मंडली पर पानी फेंकने को अंधविश्वास बताने वाला लेखक उसे अंधविश्वास बताने के पक्ष में क्या तर्क देता है। दोनों तर्क आपने पढ़ लिए। दोनों तर्कों को एक साथ मिलाकर रख देने से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक तरह से दो अलग अलग पूछे गए प्रश्नों का ही एक सम्मिलित रूप है यह। तो इसको भी आप देख लीजिए। मेढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक का विचार यह था कि यह पानी की घोर बर्बादी है। भीषण गर्मी में जब पानी पीने को नहीं मिलता हो और लोग दूर दराज से इसे लाए हों तो ऐसे पानी को इस मंडली पर फेंकना देश का नुकसान है। इसके विपरीत जीजी इसे पानी की बुआई मानती हैं। वे कहती हैं कि सूखे के समय हम अपने घर का पानी इंद्र सेना पर फेंकते हैं तो यह भी एक प्रकार की बुआई है। यह पानी गली में बोया जाता है जिससे गांवों, शहरों में, कस्बों में बादलों की फसल आ जाती है और वर्षा होती है।